Hello all of you, my name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. And we are on chapter number 11, that is on international trade. We have done one class on this already, and this will be class number 2, wherein we would be discussing about the seaports and the gateways of international trade. पिछली क्लास में हमने एक्सपोर्ट्स की, इम्पोर्ट्स की, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में किस तरीके की चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात करी थी. आज हम सी पोर्ट्स की बात करेंगे जो हमारे को इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी. इंडिया तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है, 3 साइड से, एंड इज बिस्टोर्ड विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन. और इसके आसपास क्या, और क्योंकि सी से घिरा हुआ है तो हमारे को काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन मिल जाती है, विच इज़ अराउंड 7,517 किलोमीटर अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं. और आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं तो 6,100 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन हो जाएगी. तो काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है. वाटर से हमको एक स्मूथ सरफेस, पानी से क्या मिलता है, एक आसान सरफेस मिलता है, एक सस्ता ट्रांसपोर्ट है, सबसे चीप ट्रांसपोर्ट होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, टर्बुलेंस कम होती है. इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है सी फेयरिंग का, यानी कि सी के थ्रू ट्रेड का. और बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं, नेम सफिक्स्ड विद पटन मीनिंग पोर्ट. तो पहले इनको पटन बोलते थे, अब पोर्ट्स बोलने लग गए हैं. और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे ज़्यादा कोस्ट है और जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे कम कोस्ट है. अब मैम ऐसा क्यों है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा कोस्ट और ईस्टर्न साइड में कम कोस्ट क्यों, कम पोर्ट्स क्यों है? बहुत सिंपल सा रीज़न है. जो वेस्टर्न साइड है, हमने 11th क्लास की फंडामेंटल ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन है वो काफ़ी म्यूटिलेटेड है. म्यूटिलेटेड यानी कि टूटा फूटा हुआ है, गड्ढे हैं उसके अंदर काफ़ी गहरे गहरे. तो उसकी से जो शिप्स होती है उनको अपना एक नेचुरल हार्बर मिल जाता है जो कि ईस्ट कोस्ट में नहीं है. तो जो पोर्ट्स होते हैं वो हमारे वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा होते हैं और ईस्ट कोस्ट में कम होते हैं. दो पोर्ट्स हैव बीन इन यूज सिंस एशियन टाइम्स. हम काफ़ी पुराने समय से पोर्ट्स को यूज़ करते आ रहे हैं. जो पोर्ट्स की इमर्जेंस एज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड के लिए जो हमने यूज़ करना शुरू किया वो तब शुरू किया जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए, जब उन्होंने यूरोपियन ट्रेड, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज़, ये हमारी कंट्री में आए. उसके बाद से हमने पोर्ट्स को ट्रेड के लिए यूज़ करना शुरू किया. जब हम कॉलोनाइज हो गए, कॉलोनाइजेशन हो गया, तब हमें रियलाइज हुआ ओ इसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं. दिस लेड टू द वेरिएशन इन द साइज एंड द क्वालिटी ऑफ पोर्ट. और इसी की वजह से जो क्वालिटी, अलग अलग साइज़ के पोर्ट्स बनने लग गए, अलग अलग वेराइटी के पोर्ट्स बनने लग गए. पहले जो ऐसी लकड़ी वकड़ी के ज़्यादा हैवी वेट नहीं होता था, अब उनकी क्वालिटी इंप्रूव करी गई ताकि ट्रेड अच्छे से किया जा सके. देर आर सम पार्ट्स विच हैव वेरी वास्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है और कुछ है जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है. आज की डेट में इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं. माइनर या फिर आप इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी बोल सकते हो. इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनसे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ डिसाइड करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ डिसाइड करती है और रेगुलेट भी करती है. रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉलिसी डिसाइड करनी है, कुछ रेगुलेटरी करनी है, तो वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती हैं. एंड द माइनर पोर्ट्स और आर देयर वेयर पॉलिसीज एंड फंक्शंस आर रेगुलर. और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं उनका ध्यान कौन रखती है? स्टेट्स की सरकारें रखती हैं. जो मेजर पोर्ट्स हैं उन्हीं में हमारा लार्जर ट्रैफिक, यानी कि सामान और लोग इधर उधर मेजर पोर्ट्स के द्वारा ही होते हैं. माइनर पोर्ट्स बने हुए हैं, यूज़ होते हैं, बट जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वही उनका ध्यान रखती हैं. ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स को यूज़ किया था एक सक्शन पॉइंट्स ऑफ रिसोर्सेज. सक्शन पॉइंट्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? यानी कि जहाँ से वो हिंटरलैंड्स, जहाँ से वो सामान उठा के लेके जाएंगे और वहाँ सारा का सारा सामान पोर्ट्स में आएगा. पोर्ट क्या करेगी? सक्शन करेगी, यानी कि सारा सामान अपनी तरफ खींच लेगी, फिर वहाँ से धीरे धीरे वो लोड कर करके अपनी अपनी कंट्रीज में भेजते रहते थे. द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज टुवर्ड्स द इंटीरियर फैसिलिटेट द लिंकेज ऑफ लोकल मार्केट्स. एंड और जो रेलवेज इन्होंने बनाई, हमने रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो रेलवेज बनाने के पीछे भी यही कारण था कि उनकी हिंटरलैंड, यानी कि उनके रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ से उनके पोर्ट्स तक पहुँचाया जा सके ताकि वो आगे उसको भेज सके.
तो लिंकिंग ऑफ द लोकल मार्केट्स ऑफ रीजनल, ताकि लोकल मार्केट्स को रीजनल मार्केट्स को लिंक किया जा सके, रीजनल मार्केट्स टू नेशनल मार्केट्स को लिंक किया जा सके, और नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, पूरा ऐसे एक चेन बन जाए, एक मार्केट कनेक्ट हो जाए। ये आपका 1947 तक चला। इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द कंट्रीज इंडिपेंडेंस विल रिवर्स द प्रोसेस। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर कंट्री आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? इंटरनेशनल से सामान नेशनल आएगा, नेशनल से रीजनल जाएगा, रीजनल से लोकल जाएगा। तो मतलब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर नहीं रहेंगे। But the partition of country snatched away two very important ports. But जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से दो हमारे जो बहुत मेजर पोर्ट थे, एक तो था हमारा कराची पोर्ट वेंट इनटू पाकिस्तान, और चित्तागांव पोर्ट, जो हमारे दो बहुत मेजर पोर्ट थे। एक तो कराची पोर्ट था जो सिंध में आपके पंजाब के पास पड़ता था, ये हमारा बहुत मेजर पोर्ट था, और दूसरा चिट्टागोंग पोर्ट था जो हमारा बांग्लादेश में चला गया। तो पार्टीशन होने से दोनों के दोनों पोर्ट्स हमारे हाथ से चले गए थे। इनके लॉसेस, क्योंकि इनकी वजह से बहुत लॉस हो रहा था, तो हमने एक नया पोर्ट बनाया, कांडला। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट पोर्ट कौन सा है? कांडला पोर्ट है, वेस्ट में। डायमंड हार्बर पोर्ट बनाया नियर कोलकाता में, हल्दिया के हुगली रिवर के पास आपका डायमंड हार्बर पोर्ट बनाया गया। वो बनाया गया चिटागोंग को कंपनसेट करने के लिए, और कांडला बनाया गया कराची पोर्ट को कंपनसेट करने के लिए। डिस्पाइट दिस मेजर सेटबैक, इस मेजर सेटबैक के बावजूद इंडिया के पोर्ट्स ग्रो करते रहे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे पोर्ट्स ग्रो करते रहे। टुडे जो इंडिया के पोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में, लार्ज नंबर में डोमेस्टिक और ओवरसीज ट्रेड का ध्यान रखते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स हैं यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न है। प्रीवियसली जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट एजेंसीज की थी, बट क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे काम, फंक्शन, मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेशनल पोर्ट्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि प्राइवेट लोगों को हाथ में भी दिया जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है कि आप आओ, इनको मॉडर्नाइज करो, इनको अच्छे से करो, और इनका आप यूज़ करो। जो इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। पहले 1951 में हम सिर्फ 20 मिलियन टन का सामान भेज सकते थे या मंगा सकते थे। आज की डेट में भी नहीं, 2016 में हमारी कैपेसिटी कितनी थी? 8037 मिलियन, जो कि आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। कुछ जो इंडियन पोर्ट्स हैं और उनके हिंटरलैंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पोर्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम कांडला पोर्ट की बात करते हैं तो ये आपके गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में पड़ता है। गल्फ ऑफ कच्छ आप मैप में देख सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ में साइड में पड़ता है। मेजर पोर्ट है ये वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी कि वेस्टर्न हमारा ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जो भी सामान डिलीवर होता है वो आपका इस कांडला पोर्ट के द्वारा होता है। तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री का ध्यान रखता है, और ये इसलिए ये मुंबई पोर्ट से भी प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देता है। ये जो पोर्ट है इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था ताकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स यहाँ पे आ सकें। द ऑफशोर टर्मिनल एट वाडीनार हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर। एक और यानी कि छोटा सा एक और पोर्ट बना दिया गया है, वाडीनार पोर्ट। कांडला पोर्ट के प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए वाडीनार पोर्ट डेवलप कर दिया गया है। Demarcation of the boundary of the hinterland would be difficult as it is not fixed of one port may overlap with it. तो ये जो हिंटरलैंड की डिमार्केशन होती है, यानी कि इतना एरिया, पूरा का पूरा एरिया कांडला पोर्ट का, इतना एरिया मुंबई पोर्ट का, ये नहीं किया जाता है क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरलैप होते रहते हैं। कभी सामान कहीं चला गया, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से डिमार्केशन नहीं किया जाता है। मुंबई एक नेचुरल हार्बर है। अब नेचुरल हार्बर का मतलब क्या है? यहाँ पे इनको ऐसे गड्ढा नहीं बनाना पड़ा। ये आपने देखा होगा तो मुंबई की शेप ही कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे पानी बनता है और इससे जगह बन जाती है शिप्स के लिए अंदर आने के लिए। तो नेचुरल हार्बर है, और कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट भी मुंबई का पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये सिचुएटेड है मिडल ईस्ट के रूट पे पड़ता है। मेडिटेरेनियन कंट्रीज भी यहाँ से पास पड़ती हैं, नॉर्थ अफ्रीका यहाँ से पास पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब जगह हम मुंबई पोर्ट से ही जनरली जाते हैं। जो मेजर शेयर ओवरसीज ट्रेड जनरली मेजरली आपका मुंबई से ही होता है। पोर्ट 20 किलोमीटर लंबा है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है,
और 54 बर्थ है, यानी कि 54 इसमें जगह है। जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, वैसे यहाँ पे 54 बर्थ यानी कि 54 शिप्स एक बारी में आके यहाँ पे रुक सकती है। लंबाई भी इसकी कुछ 20 किलोमीटर, काफी बड़ा है। एंड हैज द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल, कंट्री का सबसे लार्जेस्ट ऑयल यहीं पे आके लोड होता है। एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मुंबई से सामान जाता है। नेक्स्ट इज जेएनएल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भी आपका नावा शेवा में है, मुंबई से थोड़ा सा नीचे ही है। ये आपका एक सैटेलाइट पोर्ट बनाया गया है, ताकि सैटेलाइट पोर्ट क्या होता है कि मुंबई पोर्ट पे इतना प्रेशर रहता है, हमने देखा लार्जेस्ट पोर्ट है, इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया नावा शेवा में। मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, यानी कि यहाँ पे सबसे कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। मार्मागांव पोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है गोवा में है ये जुआरी एस्चुरी, जुआरी रिवर कहाँ है, गोवा में सिचुएट करती है। हमने क्लास 11th में ड्रेनेज में पढ़ा था, जुआरी और मांडोवी रिवर्स दोनों की दोनों गोवा में जाती हैं। और जुआरी की एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है, जहाँ पे जो नदी है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती और डायरेक्टली गिर जाती है, वहीं पे एस्चुरी बनती है। और जुआरी की एस्चुरी पे यहाँ पे पोर्ट बनता है। ये नेचुरल हार्बर है गोवा में। इसको इसकी सिग्निफिकेंस कब हुई थी, जब इसको रीमॉडल किया गया था 1961 में, ताकि आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। अब देखो मार्मागांव यहाँ पे है, जापान दूसरी तरफ है, बट आयरन ओर कहाँ से भेजा जाता है, मार्मागांव पोर्ट से भेजा जाता है, जो कि आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है जापान को। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे हैज कंसिडरेबली एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड। और जब से कोंकण रेलवे बनी, अभी हमने रेलवे जोन में पढ़ा था कोंकण रेलवे के बारे में, जो कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में है और काफ़ी पतला एरिया है, बट यहाँ पे फिर भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा, पर बनाया गया। तो कोंकण रेलवे जब से बना है तब से मोरमुगांव पोर्ट का जो एरिया है, इन्फ्लुएंस एरिया है, वो बढ़ गया है, हिंटरलैंड इसका बढ़ गया है। कर्नाटका, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र, ये सारे इसके हिंटरलैंड में आते हैं। एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 1961 के बाद से इसका मेजर काम था जापान को आयरन ओर भेजना। न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलुरु पोर्ट जो है आपका, ये आपका कर्नाटका में लोकेट करता है। और ये आयरन ओर और आयरन कंसंट्रेटर, यानी कि आयरन का सामान एक्सपोर्ट करता है, आयरन से बनी हुई चीजें, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। ये फर्टिलाइजर्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एडिबल ऑयल्स को, कॉफी को, टी को, वुड पल्प को, यार्न्स को, ग्रेनाइट स्टोन्स को, मोलासेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को बेचते हैं। कर्नाटका सबसे मेजर हिंटरलैंड है आपके न्यू, अभी कर्नाटका है ही खुद ही इतना बड़ा है, और मैंगलोर कर्नाटका में है, तो मेजर हिंटरलैंड इनका कर्नाटका ही पड़ जाता है। नेक्स्ट इज योर कोची पोर्ट, सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कड़ियाल। वेम्बनाड कड़ियाल, कड़ियाल क्या है, हमने पढ़ा था वेम्बनाड लेक के बारे में, लॉन्गेस्ट लेक है यहाँ पे। वो बोट रेस भी होती है। उस वेम्बनाड कड़ियाल में ही आपका एक पोर्ट पड़ता है जिसको कोची पोर्ट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। ये भी एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरली बना हुआ है। इसकी एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पास है सुइस कोलंबो रूट में, यानी कि सुएज कैनाल से अगर आपको जाना है तो वहाँ से सबसे पास पड़ता है। ये केरला की, नॉर्थ कर्नाटका की और तमिलनाडु की नीड्स को केटर करता है। कोलकाता पोर्ट जो है आपका, कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन हुगली रिवर, हुगली रिवर पे लोकेट करता है। 128 किलोमीटर इनलैंड, यानी कि अगर आप बे ऑफ बंगाल से अंदर की तरफ, जमीन की तरफ जाओगे तो कम से कम 128 किलोमीटर अंदर की तरफ है ये आपका। लाइक मुंबई पोर्ट, ये भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। ये इसको एडवांटेज हुआ था क्योंकि इनिशियली ये कोलकाता एक कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की। द पोर्ट की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि अब जो ज़्यादातर जो सामान है वो विशाखापट्टनम से ही चला जाता है, या फिर पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में, वहीं से चला जाता है। हल्दिया पोर्ट है तो वहीं से चला जाता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस थी थोड़ी सी कम हो गई है। कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट एक्यूमुलेशन। और प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि सॉल्ट, नमक इकट्ठा हो जाता है। नमक इकट्ठा होने की वजह से तो जो पोर्ट पहले आगे था वो पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो दूर होता जा रहा है। सॉल्ट एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे हुगली रिवर में, जिससे एक लिंक प्रोवाइड करता है सी को। इसका हिंटरलैंड क्या आता है, यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपकी कोलकाता पोर्ट से जनरल ट्रेड करते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो एक्सटेंड्स पोर्ट फैसिलिटीज टू, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे कंट्री की जो दो, हमारे कंट्री की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं आपकी, नेपाल और भूटान, उनकी ट्रेड कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्यारा काठमांडू उठाता है, और सॉरी कोलकाता उठाता है। हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता। अगर आप 100, जैसे हमने बात करी थी 108 किलोमीटर, 128 किलोमीटर है कोलकाता से थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हो 105 किलोमीटर पे हल्दिया पोर्ट है। और ये जो कोलकाता पोर्ट पे कंजेशन हो जाती थी, भीड़ हो जाती थी, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बनाया गया। ये बल्क कार्गो लाइक जैसे कि सामान भेजने की चीज़ें, जैसे आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न, उन सारी चीज़ों को भेजता है। आपको ध्यान रखना है जूट की वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और इसीलिए हल्दिया पोर्ट को यूज़ किया जाता है जूट को एक्सपोर्ट करने। पारादीप पोर्ट ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, सिचुएटेड महानदी डेल्टा पे पड़ता है, 100 किलोमीटर फ्रॉम कुटक नाम की जगह है, वहाँ से 100 किलोमीटर है। डीपेस्ट हार्बर, काफ़ी गहरा हार्बर है इसका, स्पेशली स्टडीड, ताकि जो बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे रुकती हैं। ये मेनली डेवलप किया गया है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आर दी पार्ट्स ऑफ इट्स हिंटरलैंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है उसके हिंटरलैंड का पार्ट है, यानी कि यहाँ से सामान या यहाँ पे सामान पारादीप पोर्ट से जाता है। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम फोर्ट, इसको वाइजैक भी बोला जाता था पहले। ये आंध्र प्रदेश में है, लैंडलॉक्ड हार्बर है, कनेक्टेड टू दी सी बाय अ चैनल। सी से लैंडलॉक था तो सी से एक चैनल बनाया गया, उसको कट थ्रू किया गया सॉलिड रॉक और सैंड से। जो आउटर हार्बर है हैव बीन डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग, जो बाहर का चीज़ है वो आयरन ओर भेज जाता है, पेट्रोलियम और जनरल कार्गो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेजर काम इसी पोर्ट से होता है। चेन्नई पोर्ट एक बहुत ही पुराना पोर्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, आर्टिफिशियल हार्बर है जो कि 1859 में बनाया गया था। ये ज़्यादा लार्ज शिप को केटर नहीं कर पाता है क्योंकि जो वाटर है वो काफ़ी गहरा नहीं है, जिसकी वजह से जो शिप्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ नहीं आ पाती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी का ज़्यादातर सामान इन पोर्ट से जाता है। एन्नोर पोर्ट जो है ये एक प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, ये न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है तमिलनाडु में, और ये भी चेन्नई से प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया है। प्राइवेट ओनर्स हैं इसके, सरकारी नहीं है। टूटिकोरिन पोर्ट जो है वो भी चेन्नई का प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया है। ये हमारी वैरायटी ऑफ कार्गो में डील करता है, जैसे कि कोल हो गया, सॉल्ट हो गया, फूड हो गई, ऑयल्स हो गए, शुगर हो गई, केमिकल्स हो गए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन टू एयरपोर्ट्स, पहले एक बार पोर्ट्स को रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कांडला पोर्ट की, ओल्डेस्ट पोर्ट है, और वाडिनार इसका एक हमने सब पार्ट बना दिया है। जनरली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कवर करता है, और जब हमारा कराची पोर्ट चला गया था तब हमने इसको सबसे पहले बनाया था। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है, मेजर सारा काम यहीं से होता है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्ट सबको कनेक्ट करता है। 20 किलोमीटर लंबा है, 54 बर्थ्स हैं। गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ राजस्थान में सामान भेजता है। जवाहरलाल नेहरू जेएनएन पोर्ट इसी के थोड़ा सा नीचे है, इस मुंबई पोर्ट को हल्का करने के लिए ये बनाया गया है। मार्गमगांव पोर्ट गोवा में है। आपका कोंकण रेलवे के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मार्गमगांव इज कि आपको आयरन ओर एक्सपोर्ट करना होता है जापान को यहाँ से। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, कर्नाटका का मेजर सामान यहीं से जाता है, और ये भी सामान को, कार्गो को एक्सपोर्ट करता है। कोची पोर्ट को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, और वेम्बनाड कयाल में सिचुएटेड है। सुइस कोलंबो रूट से काफ़ी पास पड़ता है, सुइस कोनाल के पास। केरला, साउथ की कर्नाटका और तमिलनाडु को ध्यान रखता है। कोलकाता पोर्ट भी हमारा एक पुराना पोर्ट है, हुगली रिवर पे है। इनलैंड अगर जाएंगे तो कुछ 128 किलोमीटर इनलैंड जाके है, बट समय के साथ साथ इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है। इसका ये भी रीज़न है कि यहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया है, और हुगली ये जो हल्दिया पोर्ट है वहाँ पे ज़्यादातर सामान चला जाता है, बट काफ़ी सारा एरिया कवर करता है ये। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न, उसके अलावा नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज जो कि लैंडलॉक्ड हैं, वहाँ का भी ज़्यादातर सामान आपकी कोलकाता पोर्ट से जाता है। हल्दिया पोर्ट 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है कोलकाता से, सामान प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया कार्गो है। पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में है, कुटक के पास में है, काफ़ी गहरा है तो यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स आसानी से आ जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का सामान लेके जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट लैंडलॉक्ड हार्बर है, यानी कि
लैंड से घिरा हुआ है, एक चैनल बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है ताकि यहाँ तक सामान जा सके। चेन्नई पोर्ट बहुत गहरा नहीं है और ना गहरा होने की वजह से यहाँ पे जो डीप बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो नहीं आती हैं। और तमिलनाडु और पुडुचेरी का मेजर ट्रेड यहीं से होता है। एन्नोर एक प्राइवेटली डेवलप्ड पोर्ट है, रिसेंटली बनाया गया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, चेन्नई के प्रेशर को कम करने के लिए। और टूटीकोरिन पोर्ट भी चेन्नई के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया है, कार्गो में इधर उधर डील करता है। मूविंग ऑन टू एयरपोर्ट, जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरिएज एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू ऑफ पेरिशेबल गुड्स। सबसे ज़रूरी बात इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये सबसे कम समय लगाता है सामान को इधर उधर ले जाने में। जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स यानी कि जो खराब हो जाएंगे, अब शिफ्ट में एक जगह से दूसरे को जाने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, पर अगर वो चीज़ पेरिशेबल होगी यानी कि वो ख़राब हो जाएगी तो फिर तो ख़राब ही हो जाएगी, शिप से जाएगी। तो इसलिए हम एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं उस केस में। और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और ज़्यादा भारी सामान, हैवी सामान को, बल्कि सामान को आप शिप्स के थ्रू नहीं ले जा सकते हो, सॉरी एयरप्लेन्स के थ्रू नहीं ले जा सकते हो। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसका जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो कम हो जाता है अगर हम ओशन रूट से कंपेयर करें तो। 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि हमारी कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं। अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में, गोवा में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में, कोयम्बतूर में, कोच्चिन में, लखनऊ में, पुणे में और चंडीगढ़ में, मैंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नौज। ये आपको नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मेजर सिटीज़ ही हैं, वहीं पे आपके ये मेजर पोर्ट्स हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको एयर ट्रांसपोर्ट की डिटेल जानने में कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इंटरनेशनल ट्रेड का जो चैप्टर है हमारा वो खत्म हो गया है। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इशूज, इसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो not that complicated. So that's it for today. Thank you so very much for coming and watching this video. If you like the session, please do hit the like button. Leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. If you have any doubts, please feel free to ask. And thank you and have a nice day.